यस। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में हमें पढ़ना है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरियन, हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि अभी जो हम मेडिवल हिस्ट्री की जो स्टडी कर रहे थे, मध्यकालीन इतिहास हम लोगों ने शुरू किया है 7th क्लास में। और हम इसमें कौन कौन से राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें चोल अम्पायर, मुगल अम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अब आज का जो टॉपिक है ना, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो टाइम की स्टडी कैसे करते हैं, यानी कि वो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके काल में कौन सी चीजें आई, तो वो कैसे डिवाइड करते हैं पूरे इस 1000 years के पीरियड को। ये पढ़ना है हमें आज। तो हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स। वो घंटे गुजरने के रूप में नहीं देखते हैं एंड डेज और ईयर्स, ना वो ये देखते हैं कितने दिन गुजरे कितने साल गुजरे। यानी कि वो एज अ क्लॉक और एज अ कैलेंडर स्टडी नहीं करते। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो समय क्या दिखाता है, यानी कि टाइम क्या दिखाता है, किस किस में चेंजेस हुए, समाज में भी चेंजेस आए और जो आर्थिक संस्थाएं थी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी चेंजेस आए। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। कौन से विश्वास बचे, कौन से विश्वास में परिवर्तन आ गया, यानी कि कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म बदल गया, ये सारी चीजें हमारे इतिहासकार देखते हैं। यानी कि जब वो स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन से टाइम तक हिंदू धर्म था, कौन से टाइम पे मुस्लिम धर्म आया। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments. तो जब वो टाइम को, काल को डिवाइड कर देते हैं ना अलग अलग पार्ट में, तो उनके लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। दैट पास्ट दिस पोसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो पीरियड्स में बांट देते हैं, यानी कि कालखंडों में। कैसे बांटते हैं? जिस टाइम पे मतलब कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं, जैसे मान लो कुछ हिंदू धर्म कितने टाइम तक चला, तो उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर के पूरा उसका एक काल बना दिया। फिर कोई नया धर्म आ जाता है तो उसका एक कालखंड बना देंगे। तो इन कालखंडों में डिवाइड करने से उन लोगों के लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। अब आगे देखिए और क्या बताया हमें। तो इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के मध्य में, यानी कि 1850 के लगभग, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स रह रहे थे, तो हिस्टोरियन ने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक हिस्टोरियन था जिसने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसने क्या बताया, एक होता है हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। यानी कि जिस समय हिंदू रह रहे थे वो हिंदू काल हो गया, जिस समय मुस्लिम शासक आ गए यानी कि दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल अम्पायर, ये दोनों ही मुस्लिम शासक थे, तो इन्होंने क्या बताया कि वो मुस्लिम काल हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो इन्होंने क्या बताया कि फिर ब्रिटिश काल आ गया। द डिवीजन लोग इसे मानने लगे थे। ये पढ़ते हैं अभी हम आगे। So this division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change. अब डिवीजन का ये आधार मानने का मतलब कि ज्यादा इम्पोर्टेंस किसे दी जाए, धर्म को, यानी कि धर्म ही मेन होता है। एंड देयर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और किसी विकास को ध्यान में दिया जाए, यानी कि केवल धर्म को याद रखा जाए और ये ना देखा जाए कि कौन से काल में किन नई चीजों का आविष्कार हुआ। जैसे अगर अभी आप पुरानी हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा जाता है पाषाण युग, कांस्य युग, ब्रॉन्ज पीरियड, स्टोन एज। पर आप अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा पैलोलिथिक, नियोलिथिक एज, पढ़ा था ना पुरानी हिस्ट्री में। यस मैम। तो अब अगर धर्म को मान लिया जाए तो धर्म के बेस पे कालखंडों को डिवाइड करना ये उतना ज्यादा हिस्टोरियन को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें बाकी सारे जो डेवलपमेंट्स थी, कौन कौन सी चीजों का विकास हुआ, उसे इग्नोर किया जा रहा था इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। आर्थिक व्यवस्था भी इग्नोर हो रही थी, समाज में क्या परिवर्तन आ रहा था ये भी इग्नोर हो जा रहा था। सच अ डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकंटिनेंट। और अगर इस डिवीजन को मान लिया जाए, यानी कि अगर ये मान लिया जाए कि पहले मुस्लिम काल आया, फिर हिंदू काल आया, फिर ब्रिटिश काल आया, तो इसमें क्या चीजें इग्नोर हो रही थी, यहाँ की रिच डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पर जितनी अलग अलग चीजें हैं, कौन से एरिया में क्या चीजें हैं, कौन से राजवंश है, तो ये सारी चीजें इग्नोर हो रही थी। इसलिए हमारे इतिहासकारों ने, सभी ने इसे नहीं माना। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। केवल कुछ ही इतिहासकार हैं जो आज इसे फॉलो करते हैं, बाकी क्या करते हैं फिर,
यानी कि अगर सारे इतिहासकार नहीं मानते हिंदू काल मुस्लिम काल को, तो वो किसे मानते हैं? तो मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। तो अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं? सोशल फैक्टर्स को, यानी कि समाज में क्या परिवर्तन आया, आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, इसको आधार मान के वो हिस्ट्री रेडी करते हैं। जैसे अभी पुराने टाइम को जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें तांबा कांस्य युग माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। तो यानी कि जिस समय कांसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, कांसा धातु, वो कांस्य युग हो गया। जिस समय सोने की चीजें यूज की जाने लगी वो स्वर्ण युग हो गया। तो ऐसे ही अब जो हमारे जो बाकी जो हिस्टोरियन आए, बाकी इतिहासकार, वो किन चीजों को ध्यान रखने लगे? इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को। द हिस्टोरियन यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी। आपने जो पिछले साल जो हिस्ट्री पढ़ी थी, आपको याद होगा, इसमें आपने अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हंटर गैदरर, जो जंगल से चीजें कलेक्ट करते थे, उन्हें खाते थे, उन्हें स्टोर करके रखते थे, गुफाओं में रहते थे। पढ़ा था ना हमने इनके बारे में? Yes, ma'am. यस। इसके बाद कौन आए? अर्ली फार्मर्स, यानी कि किसान। सबसे पहले गेहूं कहाँ उगाया गया, जौ कहाँ उगाया गया, कैसे खेती करते थे, कहाँ स्टोर करते थे, ये भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। उसके बाद पीपल लिविंग इन टाउन्स, लोगों ने शहरों में रहना शुरू किया। सबसे पहले कहाँ बनाया था? सिंधु घाटी सभ्यता, याद है ना आपको? तो Yes, ma'am. सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सबसे पुराना शहर था, लोग वहाँ कैसे रहते थे, कैसे घर बनाते थे, इनके बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद अर्ली एम्पायर, यानी कि मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था, उनके किंगडम के बारे में। अब इस साल जो हम स्टडी पढ़ने वाले हैं, यानी कि द हिस्ट्री यू विल बी स्टडीइंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। तो अभी इस साल जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हमारी मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो किसान समुदाय है वो कैसे और फैलता गया, यानी कि कौन से किसान आए अब। द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपेरियल स्टेट फॉर्मेशन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रीय और एकीकृत साम्राज्य। कौन सा राजा आया जिसने बहुत बड़े एरिया पे, लगभग लगभग एरिया पे अपना ही अधिकार कर लिया, हमें उनके बारे में भी पढ़ना है। समटाइम एट द कॉस्ट ऑफ पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। किसकी कीमत पे? पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। तो ये देखिए किसकी कीमत पे? पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, यानी कि बहुत बार जो पशुओं को पालने वाले होते थे उनको भगा करके उस जगह से, या फिर जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनको हटा करके उस जगह को साफ करके तब राज्य बनाया गया। एंड आगे क्या दिया? द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म कैसे पनपा मेडिवल हिस्ट्री में। कौन कौन से राजा आए जिन्होंने हिंदू धर्म को या फिर इस्लाम धर्म को फैलाया। और उसके बाद क्या पढ़ना है हमें? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कब आई थी हमारे इंडिया में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने कहाँ पर आकर के सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई। ओके, चलिए नेक्स्ट और आगे क्या दिया है? तो these 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or 11th. तो ये जो 1000 साल रहे हैं ये गवाह रहे हैं बहुत सारे चेंजेस आए इसमें। अगर अभी हम बात करें 16th और 18th सेंचुरी की, यानी कि 16वीं और 18वीं शताब्दी, तो वो 8वीं शताब्दी से और 11वीं शताब्दी से बहुत ज्यादा डिफरेंट रही होगी। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. तो अगर हम इसलिए ही देखिए, जैसे यहाँ बताया है कि 16th और 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो वो 8th और 11th से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी, बहुत सारी नई चीजों का आविष्कार हो गया होगा। तो इसलिए ही अगर पूरी की पूरी हिस्ट्री को अगर एक ही यूनिट में रखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या वाला काम है। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it sense of material progress and intellectual advancement. अब आगे देखिए क्या बताया हमें। जो मेडिवल पीरियड है हमारा, यानी कि मध्यकालीन इतिहास, इसे मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है।
मॉडर्न पीरियड इसलिए क्योंकि आज हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं ये मेडिकल हिस्ट्री की ही देन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आविष्कार अगर मेडिकल हिस्ट्री में नहीं हुआ होता तो हम उनकी हेल्प से आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि तोप का यूज किया जाता था, फायर आर्म्स का यूज किया जाता था लड़ाई करने में। तो अगर उस टाइम पे ये चीजें नहीं आविष्कार की गई होती ना तो आज हम लोग मॉडर्निटी तक नहीं पहुंचते, मॉडर्न नहीं बने होते आज। तो ये मॉडर्न पीरियड के कंट्रास्ट में है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। और मॉडर्निटी का मतलब क्या है? आधुनिकता, यानी कि मटेरियल प्रोग्रेस, यानी कि नई नई चीजें रेडी की गई, नई और चीजें बनती गई। एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, और साथ ही लोगों की जो बुद्धि है ना, उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज करके नई नई चीजें बनाई। So this seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. तो यानी कि अगर हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्निटी से बहुत कंट्रास्ट में है, यानी कि आज के टाइम पे हम मॉडर्न है, बट मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। बहुत सी कमी भी थी उस टाइम पे, भले ही लोगों ने तरक्की कर ली थी लेकिन बहुत सारी कमी थी। तो अगर यानी कि देखिए क्या बोला है कि दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट मेडिकल पीरियड वाज लेकिंग एनी चेंज व्हाटसोएवर। यानी कि क्या बताया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मेडिकल हिस्ट्री में बहुत सारी चीजों की कमी थी, बहुत सारे परिवर्तन नहीं आ पाए थे। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है। परिवर्तन धीरे धीरे ही होते हैं, और मेडिकल हिस्ट्री में भी परिवर्तन हुए हैं, तभी तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आगे और क्या दिया है हमें? ड्यूरिंग these thousand years, the society of the subcontinent got transformed often, and economic in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. अब देखिए, अगर हम ऐसा कहें कि मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इन्हीं हजार सालों में हमारा जो सबकंटिनेंट है, हमारा भारत, ये ट्रांसफॉर्म हुआ था, परिवर्तित हो गया था। कैसे? यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक चीजें चेंज हुई थी, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर जो यहाँ के किंग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि पाई, बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर भी बनवाए थे। तो इस टाइम पे जो हमारा सब कंटिनेंट है ये कहाँ तक पहुंचा था? लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि के लेवल तक पहुंच गया था। और तभी तो जो यूरोपियन कंपनीज थी, यानी कि अंग्रेज थे, तभी तो वो हमारे इंडिया में आए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, कितने बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, कितनी सारी सोने की मूर्तियां रखवाते हैं, तो क्यों ना इंडिया चला जाए। और यही सब देख करके वो लोग इंडिया आए थे, और यहाँ पर आने के बाद बस गए थे। उन्होंने क्या क्या किया, फिलहाल उनके कारनामे हमें पढ़ने हैं 8th क्लास में, क्योंकि जो आपकी 8th क्लास है ना, उसमें आपको अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ना है कि वो कहाँ आए, उन्होंने कहाँ सबसे पहले फैक्ट्री लगाई, कैसे ट्रीट करते थे इंडियंस के साथ। ये सारी चीजें हमें 8th क्लास में पढ़नी है। अभी हमें ये पढ़ना है कि जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उसमें कौन सा राजा था जिसने हमारे भारत को इतना ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया कि अंग्रेज रह नहीं पाए, वो यहाँ तक आ गए। तो जब अभी अभी हम मेडिवल हिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे ना, तभी ये क्लियर होगा कि कौन सा राजा सबसे ज्यादा बेस्ट था। ओके, चलिए अब आगे और क्या। Yes, ma'am. As you read this book, look out for sign of change and the historical process at work. अगर आप अभी ये पूरी बुक पढ़ते जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कौन कौन से चेंजेस आए। And also whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, फिर आप ये भी कंपेयर करेंगे कि आपने प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा था, एंशियंट हिस्ट्री में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इस साल जो आप पढ़ रहे हैं कितना परिवर्तन आया, पहले से कितनी सारी चीजें चेंज हो गई, ये भी हमें पढ़ना है। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटी wherever you can। इसके अलावा उन चीजों को भी पढ़ना है जो चीजें पहले से कंटिन्यू चली आ रही हैं, चेंज नहीं हुई। And look at the world around you to see what else has changed or remained the same। और फिर अपने आसपास देख के ये कंपेयर करना है कि कौन सी चीजें बदल गई हैं और कौन सी सेम है। चलिए, तो अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। अभी हमें नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज डिस्कस करनी है इस चैप्टर की।
यस, पहला वाला देखते हैं पहले। वी डू नॉट फाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700, तो ये तो फॉल्स हो चुका है। सेकंड, द मराठा एजर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये क्या है हमारा? ट्रू। चलिए अभी आते हैं थर्ड पे। तो फॉरेस्ट ड्वेलर वर समटाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड विद द स्प्रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। तो इस काल में जो जंगल के निवासी थे, ये बिल्कुल अभी आज ही पढ़ा है हमने, आज वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो जो जंगल के निवासी थे, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था कृषि लायक जमीन को बढ़ाने के लिए। क्या ये ट्रू है? चलिए कौन बताएगा? ये आज ही पढ़ा है अभी हमने। यस महक। बेटा आप लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं तब समझ में नहीं आता, अब पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है या वीडियो ऑफ है आपकी। यस महक। आवाज थी उसके बाद। तो इसमें बोला है कि जो जंगल के निवासी थे, क्या उन्हें उनकी जगह से बेदखल कर दिया जाता था जंग कृषि करने के लिए, खेती लायक जमीन बनाने के लिए? क्या ये ट्रू है? यस मैम। यस, बिल्कुल ट्रू है, महक ने पढ़ा है आज। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है हमें। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिसकी प्रशस्ति के बारे में हमें बताया था, क्या इसका कंट्रोल आसाम, मणिपुर और कश्मीर तक था? चलिए इसका आंसर अरुण बताएंगे। यस अरुण। अभी हमने पढ़ा था ना, जिस शासक की प्रशस्ति पढ़ रहे थे हम लोग, कि उसका शासन कहां से कहां तक था। तो क्या ये ट्रू है? सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का शासन आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर में था या नहीं? मैम ट्रू है। ट्रू है, ओके। महक नाउ यू टेल बेटा। यस महक, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? महक कंफ्यूज है अभी। चलिए आ जाते हैं दोबारा से उस वाले पैराग्राफ पे, तो ये आंसर भी कंफर्म हो जाएगा हमारा। यस, कौन से वाले में था, कौन से पैराग्राफ में? इसमें। यस। तो गियासुद्दीन बलबन का शासन देखिए कहां से कहां तक बताया है। गजनी से लेके अफगानिस्तान तक, एंड उसके बाद साउथ पार्ट में गौड़, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। बट यहाँ पर कश्मीर का नाम तो है ही नहीं, नहीं है ना? तो यानी कि इसका शासन आसाम, मणिपुर और कश्मीर में नहीं था, क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ है। इसका शासन साउथ इंडिया के पार्ट में था, साउथ इंडिया में फैला हुआ था, बट जो हमारे नॉर्थ के पार्ट है वहां पर नहीं था। तो यानी कि असम, मणिपुर और कश्मीर में सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का शासन नहीं था। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो आर्चीव आर द प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। आर्चीव में कौन सी चीजें रखी जाती थी संभाल के? याद है किसी को? यही रहा, आर्चीव। क्या रखा जाता था यहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स एंड मनुस्क्रिप्ट। ओके, तो इसमें आपको क्या फिल करना है? डॉक्यूमेंट्स एंड मनुस्क्रिप्ट। उसके बाद सेकंड में क्या पूछा है हमसे? was 14th century chronicler। तो 14th सेंचुरी में कौन सा इतिहासकार था जो हिस्ट्री लिख रहा था? एक बार जिसकी पिक्चर दी थी शायद वही है। कौन थे जो हिस्ट्री लिख रहे थे? यही है क्या? इनका नाम तो नहीं दिया है यहाँ पे। इसमें भी नहीं दिया है।
चलिए इसका ये रहा। 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। तो आपको इनका नाम लिखना है सेकंड वाले ब्लैंक्स में। 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। ओके, अभी हम आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यस, लास्ट में क्या पूछा हमसे? dash 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 and dash were some of new crops introduced in the subcontinent during this period। ये आज का आपका होमवर्क है, आपको खुद से ढूंढ के लिखना है। कौन सी नई चीजें हमारे इंडिया में आई थी बाहर से, कौन कौन सी खाने वाली चीजें। ओके, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये आज का आपका होमवर्क है। आज आपको ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करके सेंड करनी। ओके बेटा? Yes, ma'am. चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye.